Okay, so guys, we are starting with the PT365 environment, and this is the session 2. And today's topic is pollution. So इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन. तो अभी ये फ्लाई ऐश न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड अभी इन्होंने मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने ये पेनल्टीज के लिए बोला है कि जो भी अगर फॉलो नहीं करेगा रूल्स को फ्लाई ऐश से रिलेटेड, तो पेनल्टीज लगेंगी. तो फ्लाई ऐश इम्पोर्टेंट है, क्या होता है? तो फ्लाई ऐश क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है कोल बेस्ड पावर जनरेशन का. तो जब भी कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी या कुछ जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसमें एक फ्लाई ऐश भी होता है. तो फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है? ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. तो ये तीन चीज याद रखना है इसके अंदर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा इसके अंदर आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड, ये इस टाइप के पार्टिकल्स भी होते हैं जो थोड़े से हार्मफुल है. और हाँ, तो इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो इंडिया का जो कोल है ना, उसमें ज्यादा फ्लाई ऐश निकलता है, क्योंकि वो उसमें मतलब हाँ ये ज्यादा ऐश कंटेंट है, 30 to 45% है. जबकि जो बाहर से आता है उसके अंदर 10 to 15% ही है. तो क्योंकि हमारा 55% के करीब जो है वो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हम यूज करते हैं, तो फ्लाई ऐश जनरेशन भी इंडिया का बहुत ज्यादा है. तो उसमें से जो सिर्फ 83% है वो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और जो ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 17% जो है वो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. तो बाकी जो 83% जो हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो कहाँ कहाँ हो रहा है यूटिलाइज? एक तो सीमेंट में, माइन फिलिंग, ब्रिक्स, टाइल्स, रिक्लेमेशन ऑफ, और ये सब है. तो रोड्स एंड फ्लाईओवर्स, कंक्रीट, हाइड्रो पावर सेक्टर में तो भी नहीं हो रहा है. तो ये सारे एरियाज है जहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लाई ऐश को. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या क्या नोटिफिकेशन निकाला है इसमें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है. हाँ, तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि इससे पहले भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले थे. एक 1999 में निकाला था जिसमें बोला था कि 100% फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन होना चाहिए 2009 तक. उसके बाद 2016 में भी निकाला, उसमें भी यही सेम चीज बोली थी. और अब ये जो करंट नोटिफिकेशन आया है उसमें भी ये बोला है कि 100% यूटिलाइजेशन करना है हमें अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर. तो अभी इन्होंने मतलब ये 3 ईयर साइकिल दिया है. इससे पहले क्या था कि 4 ईयर साइकिल था, कि मतलब अपना जो भी जो ये थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं तो उनको बोला गया था कि फुली यूटिलाइज करना आपको फ्लाई ऐश को 4 ईयर के अंदर. लेकिन अभी इसमें बोला गया कि 3 ईयर के अंदर अंदर करना है. और आपको एक्सटेंडेड पीरियड दिया जाएगा. अगर आप 1 साल का एक्सटेंडेड पीरियड होगा अगर आपने 60 to 80% कर लिया है, और 2 साल का होगा अगर 60% से नीचे हैं अभी आप. तो जो ये 3 to 5 ईयर्स का जो पीरियड है, तो वो ये है. मतलब वैसे तो 3 ईयर्स में करना है, लेकिन 1 साल का एक्सटेंडेड दे देंगे अगर आप 60 to 80% के बीच में है, और अगर 60 से नीचे तो 2 साल का, मतलब टोटल 5 साल मिल जाएंगे आपको. फिर उसके बाद लेगेसी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन. तो लेगेसी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन क्या होता है? फ्लाई ऐश विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड एंड कंसिक्वेंटली गेट्स एक्यूमुलेटेड. तो जो भी फ्लाई ऐश हमारा यूटिलाइज नहीं होता और वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो उसे बोल देंगे लेगेसी ऐश. तो उसे ये बोल देते हैं. फिर है ये पॉल्यूटर्स पेज प्रिंसिपल. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब जैसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो भी पॉल्यूट करेगा उसके ऊपर कुछ फाइन वाइन लगाएंगे ये, तो उससे रिलेटेड है. और फिर है कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें ऐसा है कि जो भी अगर जो पावर प्लांट इस रूल से कंप्लाई नहीं करेगा उसको ऐश जो है अपना फ्लाई ऐश वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा 300 किलोमीटर के रेडियस में, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है उसके अंदर. और हाँ, तो उनको फ्री में देना पड़ेगा.
और फिर आता है रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये भी मतलब इसके एक इन्होंने कमेटी बनाई है अंडर सीपीसीबी चेयरमैन दैट विल रिव्यू एग्जामिन एंड रिकमेंड इको फ्रेंडली वेज ऑन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। तो सीपीसीबी ये सब करेगा। अच्छा, सीपीसीबी जो है हमारा वो कौन से एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट हुआ था? हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो सीपीसीबी जो था वो याद रखना कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर बनाया गया था। तो ये था इसमें। फिर आगे है ये नेशनल मिशन ऑन बायोमास, यूज ऑफ बायोमास इन कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो हम बायोमास को यूज कर सकते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट्स में। तो अभी ये किसने प्रपोज किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए स्टबल बर्निंग से। तो स्टबल जो बर्निंग होती है वो भी, वो जो रेजिड्यू बच जाता है उससे होती है। तो उसको हम अगर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर लेंगे तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। तो उसलिए था ये। तो इसमें क्या है कि ये कुछ कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग। को फायरिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों फ्यूल्स को एक साथ जलाना, कंबशन ऑफ टू डिफरेंट फ्यूल्स इन द सेम कंबशन सिस्टम। फिर R&D एक्टिविटीज करो, और जो भी मतलब हमारे कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उसको हटाओ, जैसे कि ये इन द सप्लाई चेन ऑफ बायोमास पैलेट्स और एग्रो रेजिड्यू। तो जो ये बायोमास पैलेट्स है ये अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन थी ये टर्म। तो कोई बताएगा कि क्या होता है? तो बायोमास पैलेट्स में क्या होता है ना कि जो भी हमारा ये वेस्ट मटेरियल होता है एग्रीकल्चर से हो या वुड्स हो, तो ये सारे वेस्ट मटेरियल को यूज करके वो छोटे छोटे मतलब एक हार्ड सी चीज बना देते हैं। मतलब लकड़ी टाइप ही लगती है वो देखने में। फिर वो उसको बर्न कर सकते हैं हम। तो वो बायोमास पैलेट्स यूज करके, तो ऐसा मतलब कोल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं वो। फिर डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट बताए इन्होंने फॉर को फायरिंग ऑफ बायोमास इन कोल बॉयलर्स। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायरेक्ट को फायरिंग का मतलब क्या होता है कि बायोमास और कोल को एक ही फर्नेस में बर्न कर रहे हैं हम। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पहले जो सॉलिड बायोमास है उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लीन फ्यूल गैस में यूजिंग बायोमास गैसीफायर, और फिर उस गैस को बर्न करेंगे इन द सेम फर्नेस एज कोल। तो उसमें डायरेक्ट बायोमास कर रहे थे, इसमें थोड़ा क्लीन फ्यूल बना के फिर बर्न करेंगे। पैरेलल में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग बर्न करने का। फिर आता है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये अच्छा इसमें आ सकते हैं शायद क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या अभी ये कमीशन बनाया गया है फॉर एनसीआर रीजन। तो ये एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल है ना, इसके अंडर बनाया गया है ये। तो क्या है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे इसके, ये जो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। एक तो एनसीआर रीजन में होगा, दिल्ली एनसीआर। तो और उसके एडजॉइनिंग एरियाज मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये सब। ठीक है, तो ये एक सोल अथॉरिटी होगी जो कि जिसका जुरिस्डिक्शन होगा ओवर मैटर्स डिफाइंड इन द विल सच एज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में सारे जो जुरिस्डिक्शन होंगे ये अथॉरिटी होगी उसके लिए अब से। तो ये जो होगी इसके जो भी डिसीजन होंगे इस कमीशन के, वो ओवर पावर करेंगे बाकी जो ये सीपीसीबी है हमारी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है या कोई स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन सबको ऊपर प्रिवेल करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना। और इसके अलावा इसका कुछ कंपोजिशन है कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का होगा, फिर चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे, 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स होंगे और 3 मेंबर्स फ्रॉम एनजीओ होंगे। फिर इसके पावर्स क्या क्या है? तो पावर्स है कि एक तो रिस्ट्रिक्ट करेगा एक्टिविटीज दैट इन्फ्लुएंस एयर क्वालिटी, और इन्वेस्टिगेट करेगा और कंडक्ट करेगा रिसर्च रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और प्रिपेयर कोड्स एंड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, और इशू डायरेक्शंस ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन विच विल बी बाइंडिंग। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसके जो भी
वो होंगे वो बाइंडिंग होंगे ऑन द कंसर्न्ड पर्सन। तो जिससे भी रिलेटेड ये अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, वो जिस भी अथॉरिटी या पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो उस पर बाइंडिंग हो जाएंगे। फिर पेनल्टी भी लगेगी इसमें 5 साल की, या फिर फाइन लगेगा 1 करोड़ तक का। और इसके अंदर है ना, बिल के अंदर फार्मर्स को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब फार्मर्स को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ केसेस में उनसे कुछ कंपेंसेशन वो मतलब कलेक्ट कर सकते हैं फार्मर्स से, अगर वो पॉल्यूशन करते हैं स्टबल बर्निंग से। इसकी अपील कहाँ जा सकती है कमीशन की? एनजीटी में। तो हमने देखा है कि एनजीटी मतलब थोड़ा थोड़ा उसके पास कोर्ट टाइप का भी पावर है, तो वो एनजीटी। और फिर सिलेक्शन कमेटी के अंदर फॉर फुल टाइम मेंबर्स, तो जो सेलेक्ट करेगी कमेटीज के मेंबर्स को, उसमें कौन कौन होंगे? एक तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो ये होंगे। तो इसमें जो ये एनजीटी है, ये क्या कौन से एक्ट से आया था? हाँ, तो एनजीटी एक्ट 2010 से आया था। और फिर ये क्या नेचुरल जस्टिस पे बिलीव करते हैं, मतलब सीआरपीसी वगैरह को फॉलो नहीं करते ये। और इसमें हाँ, तो ये था इसमें एनजीटी में। और इसके अंदर कोई 2 एक्ट्स है, मतलब ये सारे एक्ट्स को कवर करता है, लेकिन 2 ऐसे एक्ट्स है जो जिसको ये कवर नहीं करता है एनजीटी। वो कौन से एक्ट्स है? WPA 1972, Forest Right Act 1927. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला भी नहीं करता ना फॉलो। हाँ, तो 2006 वाला भी नहीं करता मैम। फिर आता है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लेके आए थे 2016 में। ये वाला केस था एम सी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया। फिर मतलब नोटिफाई किसने किया था? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 2017 में। तो क्या है ये एक्शन प्लान की स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि जब भी मतलब दिल्ली एनसीआर पॉल्यूटेड हो गई उसकी एयर, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर एयर क्वालिटी अगर आपकी डिग्रेड हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, मतलब आपका फिर चॉइस नहीं होती है। तो इसमें ये 4 स्टेजेस हैं, जैसे मॉडरेट टू पुअर एयर क्वालिटी है, तो ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि क्रैकर्स को बैन कर दो, और ये सब वॉशिंग ऑफ रोड्स विद वाटर और ये सब। फिर सेकंड अगर वेरी पुअर हो गया, तो ये वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हम अर्ज पीपल विद रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम्स टू स्टे इनसाइड। ये वो फिर आता है सीवियर पॉल्यूटेड एयर, तो इसके अंदर थोड़े और स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाएंगे। फिर इमरजेंसी है, तो उसमें और स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाएंगे, जैसे ट्रक्स की एंट्री को बैन कर देंगे एक्सेप्ट एसेंशियल आइटम्स, तो ये सब। और ऑड इवन रूल भी शुरू हो जाएगा अगर इमरजेंसी एयर क्वालिटी हो जाती है तो। फिर इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरीज। तो ये कैटेगरीज है इसमें, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर और इमरजेंसी, तो ये देख लेना। इसके अंदर ये स्टेप्स है। फिर आता है इसरो प्रोटोकॉल टू टैकल स्टबल बर्निंग डेटा। तो हाँ, तो जो ये कमीशन था उसने आस्क किया है दिल्ली और एडजॉइनिंग स्टेट्स को टू एंश्योर यूनिफॉर्म एडॉप्टेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय इसरो फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग फायर इवेंट्स यूजिंग सैटेलाइट डेटा। तो इस टाइप का कुछ है। तो क्या है ये कि प्रोटोकॉल डेवलप किया इसरो ने बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बाय विच ऑल स्टेट्स कैन कलेक्ट डेटा इन अ कोहेसिव मैनर टू प्रोवाइड बेटर पिक्चर ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। तो जो भी जहाँ भी स्टबल बर्निंग हो रही है इन सारे एरियाज में, उसके लिए इसरो ने ये एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि वो डेटा वेटा कलेक्ट करेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, तो बाकी स्टेट्स को भी पता चलता रहेगा। फिर एक है ये बैंड फायर क्रैकर्स यानी ई ग्रीन क्रैकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फायर क्रैकर्स के मैन्युफैक्चर, सेल और यूज पे बैन कर दिया था यूज ऑफ जॉइंट फायर क्रैकर्स। जॉइंट फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? एलईडीज वगैरह।
तो ये दैट कॉजेज एयर नॉइस एंड सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, उसमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बेरियम जो कि ग्रीन कलर देता है क्रैकर को, एक लिथियम होता है जो रेड कलर देता है, आर्सेनिक, एंटीमनी होते हैं जो ग्लिटरिंग देते हैं, फिर लेड, मरकरी, स्ट्रोंशियम, क्रोमेट। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये फायर क्रैकर्स में मिलते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ग्रीन क्रैकर्स के लिए तो ये थोड़े से लेस हार्मफुल होते हैं, और बस यही है इसमें। और ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं कि ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं और एंश्योर्स रिड्यूस पार्टिकल एमिशन कम होगा। किसने रिसर्च किया है ये? CSIR और नीरी ने। तो नीरी और ये हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, तो ये नाम देख लो, स्वास मतलब सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर, स्टार और सफल। तो वो इस टाइप से पूछ लेंगे कि ये क्या चीज है, सफल, स्वास और स्टार। तो ये तीनों ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरी है। फिर आएगा पूसा बायोडिकम्पोजर। तो वो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड जो था, तो इसमें क्या है कि ICAR ने डेवलप किया है, ये एक लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम सॉल्यूशन है। तो स्टबल बर्निंग करने की जगह ये छिड़क दो क्रॉप पे, तो थोड़े टाइम बाद वो क्रॉप अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, और फिर जो हमारी सॉइल क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये था इसमें। हाँ, तो इसमें बताया हुआ है कि वो विद इन 15 to 20 डेज में उसे डिकम्पोज कर दिया जाएगा। फिर एक ये रिपोर्ट है, ये क्रॉप बर्निंग रिपोर्ट, तो उसमें इंडिया ने टॉप किया है। तो किसने रिलीज किया था? एक स्टार्टअप है ब्लू स्काई एनालिटिक्स, उसने किया था, जो कि काम कर रहा है क्लाइमेट ट्रेस के साथ। तो क्लाइमेट ट्रेस क्या है? क्लाइमेट ट्रेस एक्सेलरेट्स क्लाइमेट एक्शन बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट हाई रेजोल्यूशन। तो ये डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो है क्लाइमेट ट्रेस। तो इसके साथ मिलकर इन्होंने ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने रिलीज किया डेटा। फिर अच्छा अच्छा, एक वो फ्लाई ऐश में क्वेश्चन था, फ्लाई ऐश में शायद एक PYQ भी था, कि उसमें ऐसा पूछा गया था कि फ्लाई ऐश कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो वो ट्रू स्टेटमेंट था। तो वो थोड़ा हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी और वो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में और क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में। फिर आते हैं WHO ने एक ये गाइडलाइंस जारी करी है रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। तो उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या है कि हाँ, तो ये एयर क्वालिटी गाइडलाइंस डेवलप करी है। तो इसमें क्या बताते हैं ये कि क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स होंगे और ये सब होगा। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपडेटेड ग्लोबल गाइडलाइंस इज टू ऑफर क्वांटिटेटिव हेल्थ बेस्ड रिकमेंडेशंस फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सप्रेस्ड एज लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशंस फॉर नंबर ऑफ। तो कुछ पॉल्यूटेंट्स है और उनका बता रखा है इन्होंने कि कितना नंबर होना चाहिए। तो 2005 में इन्होंने जो नंबर बताया था, जैसे PM 2.5 का, तो 10 बताया था। अब उन्होंने कहा कि 5 ही होना चाहिए। तो इस टाइप से करा इन्होंने। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स बताए हैं? ये 6 बताए हैं: PM 2.5, PM10, O3, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर हाँ, तो ये वाली लाइन है कि द प्रेजेंट गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू बोथ आउटडोर एंड इंडोर एनवायरनमेंट्स ग्लोबली। तो जो भी आउटडोर और इंडोर एनवायरनमेंट्स है दोनों पे एप्लीकेबल होगी ये। और दीज गाइडलाइंस डू नॉट कवर ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स ओइंग टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेलेवेंट एक्सपोजर। तो ये है कि दोनों इंडोर आउटडोर पे लागू होंगी और ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स को कवर नहीं करती है, और नॉट लीगली बाइंडिंग है। तो ये भी है। तो इसमें एक वो है ना कि इंडिया का भी एक नेशनल एयर क्वालिटी कुछ स्टैंडर्ड है, वो भी WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लीगली बाइंडिंग ही नहीं है। फिर इसमें एक ये ओपन AQ है। ओपन AQ
open air quality is a non-profit making effort to maintain open source database of air quality data. तो एयर क्वालिटी डेटा के लिए ये फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, तो बस ये देखिए। फिर आता है इंडिया से रिलेटेड है और कंपैरिजन किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो एयर क्वालिटी एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड एजेंसीज इन्वॉल्व, तो सीपीसीबी ने इनिशिएट किया है ये, याद रखना, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग 1984 में किया था। अब उसका नाम चेंज करके हो गया है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नैम। तो ये हो गया अब उसका नाम। और फिर अभी ये मतलब इतनी सिटीज में वर्क कर रहा है। और जो इसकी मॉनिटरिंग है वो कौन कौन करता है? एक तो सीपीसीबी करता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज करती है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, नीरी, जो हमने पहले देखा था ना, नागपुर में ये। तो सीपीसीबी जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इन सारी एजेंसीज को टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ एयर क्वालिटी डेटा। ये सब एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जो है वो देखते हैं कि सीपीसीबी के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो उन्होंने इसमें लेके आए हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसके अंदर है 12 पॉल्यूटेंट्स इन्होंने बताए हैं। तो 12 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पीएम 2. वो पीएम ये, हाँ, PM10। और फिर है ओजोन, लेड, अमोनिया, और ये बेंजोपायराइन, बेंजीन, आर्सेनिक और निकल। तो 12 ये नाम याद रखना, इसको उससे कंफ्यूज मत करना नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स से, वो अलग है। उसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स दिए गए हैं और ये स्टैंडर्ड वाले में 12 दिए गए हैं। तो इसके अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये बेंजीन, आर्सेनिक, निकल और बेंजोपायराइन। तो ये इस टाइप के याद रखना है। फिर है, हाँ, तो ये है कि नेशनल एयर क्वालिटी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो WHO के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता। और फिर इसके अंदर ये बताया हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो देखो, एयर क्वालिटी जो हमारा इंडेक्स है, हाँ, उसके अंदर ये इस टाइप की कैटेगरीज बनाई हुई है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, इस टाइप की। तो उसमें है कि ये बताता है कि कलर कोडिंग है, मतलब इसमें कि अगर ग्रीन कलर है तो थोड़ा अच्छा है, रेड, ज्यादा रेड हो जाएगा तो वो ज्यादा हार्मफुल है, तो इस टाइप से है। और इसके अंदर ये वाले पॉल्यूटेंट्स है PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और एक लेड भी है। 8 हैं। और फिर आता है एक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये किसने किया है? अभी IITM ने, पुणे, विद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये है इसमें। तो IITM ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो दिल्ली के लिए बनाया इन्होंने ये एयर वार्निंग सिस्टम। तो यही था इसमें। तो अच्छा, इसमें वो क्वेश्चन एक इसमें क्वेश्चन था, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना ये, और एक वो होता है अपना, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो इसके लिए एक वो टेक्नोलॉजी यूज होती है जो इसको कन्वर्ट कर देती है लेस हार्मफुल में, व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। तो उसका क्या नाम है? Catalytic converter. हाँ, करेक्ट मैम, कैटालिटिक कन्वर्टर। और एक स्क्रबर करके टेक्नोलॉजी होती है वो, That is used for sulfur. सल्फर जैसे लिक्विड के अंदर अगर सल्फर होता है तो वो उसको क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है। एंड कैटालिटिक कन्वर्टर इज फॉर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स। हाँ, करेक्ट।
फिर आगे चलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन, अभी इनकी कुछ नेशनल एपेक्स कमेटी थी, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई है अंडर एनसीएपी, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो इसमें क्या है कि मीटिंग के कुछ हाइलाइट्स थे कि हम ये एयर शेड अप्रोच यूज करेंगे। तो जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट वाली टेक्निक होता है, ऐसे एक एयर शेड अप्रोच है, तो ये दिल्ली एनसीआर के रीजन्स पे यूज करेंगे ये। तो बस यही इसमें एक वर्ड था। तो हाँ, इसके अंदर ये क्या करेंगे कि जो भी ये एक्शन लेंगे ना, वो हाँ वो स्टेट बाउंड्रीज से अलग, मतलब अगर एक वो सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में अलग दूसरे स्टेट में अलग, तो इस टाइप से। तो इसलिए एयर शेड बोला गया इसे। तो जो भी ये मतलब एक्शन प्लान लेंगे वो सभी स्टेट्स पे ऐसे लागू करेंगे ये। तो जो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, जो दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज जो हमने पहले देखा था। फिर इसमें एक ये है क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन है। तो इसमें भी एक ये मतलब टारगेट दिया गया है। तो ऐसा टारगेट मतलब ऐसे इसका तो याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। तो बस ये याद रखना है कि क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन भी इसमें लॉन्च किया गया अभी 2022 में। तो इसके अंदर ये PM 2.5 और PM 10 के लिए टारगेट्स रखे गए हैं। फिर NCAP क्या है कि किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में। और ये भी जो है PM 10 और PM 2.5 के लिए टारगेट्स रखे गए थे, इसमें कि 20% रिड्यूस कर देंगे 2024 तक। और बेस ईयर क्या था इसका? 2017। और इसमें ये इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। हाँ, तो जो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन टारगेटेड 132 सिटीज, वी डिड नॉट कंफर्म टू। जो भी इस स्टैंडर्ड्स को कंफर्म नहीं करते उन सब पे ये लागू होगा फॉर कंजिक्यूटिवली 5 years के लिए। तो 5 साल के लिए लागू करेंगे। तो ये हमने देखा था कि NAQQS जो है वो स्टैंडर्ड्स है एयर क्वालिटी के लिए। कौन नोटिफाई करता है? CPCB, अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। लेकिन CPCB जो एज अ बॉडी है वो बनी है वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर। तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, टेन्योर और ये सब दिया गया है NCAP का। तो टेन्योर हमने देखा कि 5 साल है। उसके अलावा ये कुछ टारगेट्स वगैरह इसके, तो वो देख लेना। फिर आता है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो अभी ये लेडेड पेट्रोल जो हम यूज करते थे, अल्जीरिया लास्ट कंट्री बना है उसने भी मतलब इसको इरेडिकेट कर दिया है लेडेड पेट्रोल को। तो किसका इनिशिएटिव शुरू किसने किया था? ये UNEP ने किया था, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो क्या है ये? एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट वो इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हुआ था 2002 में, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय UNEP ने किया था इसको। तो इतना याद रखना। अच्छा, जो ये 2002 वाला समिट था, इसको क्या बोलते हैं? एक अलग सा नाम भी है ना इसका। तो इसे बोलते हैं जोहाजनबर्ग करके। जोहाजनबर्ग में हुआ था ये, साउथ अफ्रीका। और वो इसके बाद ये 1992 के बाद 2002 में हुआ था एक, फिर एक 2012 में हुआ था। तो 2012 वाला और 1992 वाले दोनों रियो डी जेनेरियो, और ये बीच वाला जो था जोहाजनबर्ग। फिर आता है हाँ, जो ये PCF भी है, ये किस चीज पे वर्क कर रहा है? ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लेडेड पेट्रोल। तो इसमें सल्फर को भी डिक्लाइन करेंगे। तो इंडिया में इसको फेज आउट कर दिया गया था 2000 तक। फिर इसके ये कुछ रूल्स है कि ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा ये। फिर लेड जो है हमारा टेट्राइथाइल लेड या ऑर्गेनिक लेड भी बोलते हैं हम इसे। इट इज अ पेट्रोल एडिटिव इन लेडेड पेट्रोल टू इम्प्रूव इंजन परफॉर्मेंस। तो जो लेड होता है उसको वो इंजन परफॉर्मेंस में हेल्प करता है अगर उसे डाल देते तो। लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है बहुत ज़्यादा। क्या है कि
एक तो एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है हमारी स्किन में, लंग्स में, तो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है ये। और इट कंटेमिनेट्स एयर, सॉइल, वाटर, क्रॉप्स, तो इन सबको भी वो करता है। और इट कैन कॉज हार्ट डिजीजेज। और फिर एक ऑक्टेन रेटिंग होता है, इससे रिलेटेड है। तो ऑक्टेन रेटिंग क्या चीज़ होती है कि जितनी ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी ना, उतना ही फ्यूल जो होगा वो अच्छा, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो होगी इंजन में वो उतनी ही अच्छी होगी। तो बस इसमें इतना ही याद रखनी है। ऑक्टेन रेटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फ्यूल से रिलेटेड है ये। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर, उतनी ज़्यादा हमारी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी। तो इसमें बस इतना ही याद रखने का है। और एक ये क्या किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये आइसोटोन और नॉर्मल हेप्टेन फ्यूल, तो इस टाइप का है। फिर आता है वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, मतलब हाँ वाटर पॉल्यूशन पे आ गए हम। तो वाटर पॉल्यूशन में कब लॉन्च हुआ था ये, अच्छा इसके अंदर एक ये टॉपिक है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन। तो एक ये वर्ड याद रखना, वाटर सेंसिटिव सिटीज बना रहे हैं हम गंगा बेसिन के पास, तो उससे रिलेटेड है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इसे लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो वाटर सेंसिटिव सिटी क्या होती है, एक वाटर सेंसिटिव सिटी is based on the idea of holistic management of water cycle to deliver basic services of supply and sanitation while mitigating flood risk and protecting and enhancing health of receiving waterways। तो होलिस्टिक मैनेजमेंट होगी वाटर की, उसके सप्लाई में भी, सैनिटेशन में, और फ्लड मिटिगेशन में, इन सब चीज़ों में। तो उसको बोलेंगे वाटर सेंसिटिव सिटीज। ये इट इज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये चीज़ याद रखना कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसे एक सोसाइटी का दर्जा दिया गया है। और वर्किंग विद नेशनल गंगा काउंसिल एंड अदर यूनियन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। तो अब इसमें क्या क्या है, जो ये अभी हमने नया वाटर सेंसिटिव मिशन चला है, उसमें क्या है कि जो भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो भी एफर्ट्स थे उनको कन्वर्ज कर दिया जाएगा ये नेशनल नमामि गंगे मिशन और ये नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन, जैसे कि अमृत और स्मार्ट सिटीज। तो ये दोनों मिलके मतलब एक साथ डेवलप किए जाएंगे। तो वाटर सेंसिटिव सिटी क्या होती है कि जो लिवेबल हो, रेजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो और प्रोडक्टिव हो। तो ये चारों मिलके एक वाटर सेंसिटिव सिटी बना देंगे। तो नमामि गंगे क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग ऑल रिवर्स इन गंगा बेसिन। तो ये याद रखना कि ऑल रिवर्स इन गंगा बेसिन के लिए है। और टू एंश्योर अविरल धारा एंड निर्मल धारा। तो अविरल धारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो, और निर्मल धारा मतलब अनपॉल्यूटेड फ्लो। तो कॉन्टिन्यूस और अनपॉल्यूटेड फ्लो होता रहे गंगा में, तो उसके लिए तो उसको बोलेंगे अविरल और निर्मल धारा। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 3-4 पायलट सिटीज इन द गंगा बेसिन। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फील्ड विजिट्स, वेबिनार्स, ये सब होगा इसके अंदर, और सपोर्ट किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज को। फिर इससे ही एक रिलेटेड न्यूज़ है ये, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट विद अ फोकस ऑन जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी इन रिवराइन इकोसिस्टम। तो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये एक टाइप की, मतलब हम लोकेशन के लिए उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब गैदर कर लेते हैं, ताकि पॉलिसीज बनाने में या किसी चीज़ में भी वो हेल्प आ सके वो डेटा। तो कौन हेल्प करता है इसके अंदर, एक तो हाँ हम GIS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी में। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक, इन्होंने ये साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी
एक रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए ये MOU साइन किया था। फिर क्या क्या एप्लीकेशन है जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी की इंडिया के वाटर सेक्टर में? कुछ ये पोर्टल्स बनाए गए हैं, रिमोट सेंसिंग पोर्टल्स। एक तो भुवन है, जो कि वाटर बॉडीज की इंफॉर्मेशन देगा, और फिर एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। फिर एक इंडिया का WRIS है, तो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तीनों याद रखना, ये वाटर से रिलेटेड है। फिर है जल जीवन मिशन है, तो ये भी GIS टेक्नोलॉजी का यूज करेगा फॉर मैपिंग। और फिर है नमामि गंगे, तो ये भी मैप्स और 3D मॉडल्स बनाएगा। फिर एक है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज होगी। फिर एक है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी ये सब यूज होगा। और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में अभी ये 5 रिवर्स की लिंकिंग का वो दिया गया था, इसमें बजट में 5 रिवर्स को लिंक करेंगे, मतलब 5 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे, तो वो बाद में देखेंगे, बाद में भी आएगा शायद वो। फिर एक ये है क्लैप करके पोर्टल बनाया है, तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल। तो किसने लॉन्च किया ये? हाँ, ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था ये गंगा उत्सव, रिवर फेस्टिवल ऑफ 2001। ये एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो कि वर्क करता है फॉर कंजर्वेशन एंड एक्शन ट्री फंडेड एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो क्लैप याद रखना किस चीज से रिलेटेड है, फॉर द कंजर्वेशन एंड एक्शन अराउंड द रिवर्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी इसमें है। फिर पोर्टल इज अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट डिबेट्स एंड डिस्कशन एंड एक्सप्रेस आइडियाज ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट, वाटर एंड रिवर्स। तो इस सब पे ये। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गॉट रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 आवर। तो ये देखना। अच्छा, एक वो भी होती है हमारी नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी करके, तो उसको कौन हेड करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कौन से एक्ट के अंदर बनी थी वो? हाँ, 1986 वाले एक्ट के अंदर बनी थी, एनवायरनमेंट एक्ट। तो फिर आगे चलते हैं। एक फिर ये वाटर कोमोडिफिकेशन है, तो ये क्या बोल रहा है कि हाँ, तो अभी ये कुछ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये कुछ हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि वाटर इज नॉट अ कमोडिटी एंड फाइनेंशियल एसेट टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो वाटर कोई ऐसे कमोडिटी नहीं है या वो नहीं है तो जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सके ऐसे। तो वाटर कमोडिफिकेशन का इन्होंने बता रखा क्या होता है। कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर रेफर्स टू वाटर हैंडल्ड एज अ कमोडिटी अंडर सप्लाई एंड डिमांड मार्केट डायनेमिक्स एज अ वे ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बिटवीन द यूजर्स। तो मतलब इसे कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और एक ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि ऐसा ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर्स इंडेक्स भी लॉन्च हुआ है शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन्होंने लॉन्च किया है ये, सॉरी इसके साथ लॉन्च हुआ है ये नस्डैक NQH2O, और इन्होंने ये डेवलप किया है इसे नस्डाक ने इन पार्टनरशिप विद वेलेस वाटर लिमिटेड। तो एक फिर एक डुबलिन स्टेटमेंट थी, तो याद रखना डुबलिन स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 1992। तो बस इतना याद रखना कि वाटर एंड सस्टेनेबल से बात कर रही है। तो इन्होंने फिर आगे बता रखा है कि क्या है ये। इन 1992 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड द एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन डुबलिन, आयरलैंड। तो वो था। फिर बाद में ना ये इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स थे या जो भी डिसीजन लिए गए थे वो इसमें भी सबमिट हुए थे, अर्थ समिट में। और फिर डुबलिन प्रिंसिपल्स को
in the conference debate helped to highlight the importance of water as a resource for environmental protection and human development. तो इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करी गई थी। फिर ये इसके कुछ डुबलिन प्रिंसिपल्स है कि फ्रेश वाटर इज अ फाइनाइट एंड वल्नरेबल रिसोर्स, ये वो, और वुमेन प्ले अ सेंट्रल पार्ट इन द प्रोविजन मैनेजमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ वाटर। तो ये अच्छा पॉइंट है। और वाटर हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इन ऑल कंपीटिंग uses and should be recognized as a economic good. फिर आगे चलते हैं बायो मॉनिटरिंग यूजिंग एनवायरमेंटल डीएनए। तो ईडीएनए, तो एनवायरमेंटल डीएनए का कुछ नई चीज आई है। तो अभी जो रिसर्चर्स है वो एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बायो मॉनिटरिंग यूजिंग ईडीएनए इन रिवर्स टू कैटलॉग एंड काउंट स्पीशीज। तो उसके लिए तो बायो मॉनिटरिंग देख लेते क्या होता है। बायो मॉनिटरिंग इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड एक्सेसिंग द स्टेट एंड ऑनगोइंग चेंजेस इन इकोसिस्टम। तो बायो मॉनिटरिंग क्या होता है कि जो भी इकोसिस्टम में अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। फिर कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, पॉल्यूशन, पॉपुलेशंस एंड स्पीशीज, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। और बायो मॉनिटरिंग हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर स्टडिंग ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंट एक्सपोजर टू केमिकल्स इंक्लूडिंग पीओपीज। तो पीओपी कौन से वाले उसमें आए थे, कब आए थे, मतलब कौन से, ये क्या होते हैं इसे डिक्लेरेशन में? स्टॉकहोम। हाँ, तो एक तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था और एक स्टॉकहोम कन्वेंशन था। तो क्या क्या है वो? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था दैट वाज इन 1972 when for the first time like na entire globe took the initiative कि we should focus upon the environment. Why so? Because it is degrading at the fast rate. So वो तो एक for the first time एक ऐसा attention था जिसने पूरे नेशन को ना like concern दिया कि जो environment है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, you should protect it. And जो स्टॉकहोम कन्वेंशन वाला जो है वो 1992 वाला था जिसमें पीओपीज के लिए ना ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको खत्म या कम करने के लिए, फेज आउट करने के लिए वो किया गया। हाँ करेक्ट मैम, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तो 1972 वाला है, उसके बाद वो यूएनईपी भी बना था, और ये वाला स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपी से रिलेटेड है। तो डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना नाम में। फिर एक ये ईडीएनए जो एनवायरमेंटल डीएनए हमने देखा था, ये क्या होता है कि ईडीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल सैंपल्स। एक तो जीनोमिक डीएनए होता है हमारा नॉर्मली, और एक अभी नया टर्म आया एनवायरमेंटल डीएनए। तो दैट इज तो जीनोमिक डीएनए तो हम डायरेक्टली स्पेसिमेंस से ले लेते थे, अब ये मतलब रिवर बॉडीज जो होती है ना वहां से लेंगे ताकि हम स्पीशीज का पता लगा सके। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेलुलर मटेरियल शेड बाय ऑर्गेनिजम्स वाया स्किन एक्सक्रीटमेंट इनटू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो जो भी रिवर्स में या किसी एनवायरनमेंट में उनका ऐसा कुछ स्किन वगैरह मिलती है तो उससे हम डीएनए लेंगे, तो उसको बोल देंगे एनवायरमेंटल डीएनए। तो ये है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है कि रिस्टोर वाटर क्वालिटी, सेविंग ड्विडलिंग स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ रेयर एंड क्रिप्टिक स्पीशीज। तो ये है। और फिर कलेक्टिंग डीएनए ईडीएनए इज इजी, तो ये कलेक्ट करना आसान है। तो वाटर का कोई भी सैंपल ले लो 4 आउंस का और फिर उसके अंदर डीएनए निकाल लो। ट्रेडिशनल बायो मॉनिटरिंग मेथड्स, scientists count individual species and their abundance at just a few sites, and this method doesn't require killing wildlife for identification। तो ये इसका एक अच्छी चीज है कि हमें डीएनए लेने के लिए स्पीशीज को मारना नहीं पड़ता, और ये काफी लेबर एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। चीप फिल्टर एंड क्या क्या चाहिए इसके अंदर, एक चीप फिल्टर, सिरिंज एंड वायल्स, और एनीवन कैन डू इट। तो ये है इसका। फिर कुछ और भी कुछ न्यूज में था वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक तो वाटर इनोवेशन चैलेंज, ये था कुछ के अटल इनोवेशन जो मिशन है हमारा,
और नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। तो इन सब ने मिलके एक ये वाटर इनोवेशन चैलेंज, नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन इनोवेशन चैलेंज शुरू किया था। तो क्या क्या आइडियाज थे इसके अंदर कि एक तो डिजिटल वाटर मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशंस फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेफ एंड सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर। तो बस ये याद रखना कि किस किस ने मतलब शुरू किया था। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग विद इन पार्टनरशिप विद ये डेनमार्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट। तो एनटीपीसी हैज बिकम अ सिग्नेटरी टू दिस यूनाइटेड नेशन वाटर मैंडेट। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 2007 में फॉर्म हुआ था टू मोबिलाइज बिजनेस लीडर्स टू एडवांस वाटर स्टीवर्डशिप, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो भी बिजनेस लीडर्स थे वो भी इसमें साथ आएंगे गवर्नमेंट और इन सब के साथ, ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और वाटर सैनिटेशन वगैरह पे काम कर सके। तो ये था इसमें। फिर आता है ओशन क्लीनअप। तो ओशन क्लीनअप ये एक नेदरलैंड का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हेल्प एम्स एट एलिमिनेटिंग ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो ग्रेट पैसिफिक में एक ये ऐसा गार्बेज का पैच है। तो ये देख लो, इसमें मैप में दिया हुआ है। तो इसके अंदर सारा गार्बेज मतलब जो भी वो जमा होता है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो फिर इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक ट्रैश वोर्टेक्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैरीन डेब्रिस एंड गार्बेज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये चीज याद रखना कि वो पूछेंगे कि पैसिफिक गार्बेज पैच कहाँ पर प्रेजेंट है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन। फिर आता है दिस गार्बेज पैच इज एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट कलेक्शंस ऑफ डेब्रिस बाउंडेड बाय मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायरे एज अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्वेलिंग ओशन करंट्स। तो ऐसे मतलब ये ओशन करंट्स घूमते रहते, तो ये बीच में इकट्ठा हो गया उसके। और इट इज कंपोज्ड ऑफ वेस्टर्न गार्बेज पैच लोकेटेड नियर जापान, ईस्टर्न गार्बेज पैच लोकेटेड नियर यूएसए। तो ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। तो यहाँ पे कुरोशियो करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट है, और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट है। तो ये इस टाइप से घूम रहे हैं कि ये बीच में इकट्ठा हो गया सब कुछ। क्या ये इंदौर तो काफी सालों से अरबों फर्स्ट वाटर प्लस सिटी भी बन गया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो क्या मतलब है ये वाटर प्लस सिटी बनने का कि ऑल वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इज treated to a satisfactory level before releasing treated waste water to the environment। तो जो भी वेस्ट वाटर है उसको ये पहले ट्रीट करते हैं, फिर एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं अप टू सेटिस्फैक्टरी लेवल। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण ये क्या है कि एनुअल सर्वे करता है क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन का सिटीज और टाउन्स अक्रॉस इंडिया, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। तो बस यही याद रखना, वाटर प्लस सिटी में इंदौर भी आ गया। फिर रिवर सिटीज अलायंस एक ही चीज है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो क्या है ये? एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो जो भी रिवर सिटीज है उनके लिए बनाया है ये, ताकि वो डिस्कस कर सके सस्टेनेबल मैनेजमेंट को रिवर्स के। और 3 चीजों पे फोकस करेगा, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो इट इंक्लूड, तो ये वाली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वो बोल देंगे कि सिर्फ गंगा बेसिन के लिए बनाया गया है या फिर सिर्फ नॉन गंगा बेसिन के लिए बनाया गया है। तो ये है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। फिर इट गिव्स आल्सो अपॉर्चुनिटीज टू दीज सिटीज टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एस्पेक्ट्स फॉर रिवर सिटीज। फिर ये पुडुचेरी ने एक ये हर घर जल मिशन, यूनियन टेरिटरी बन गया, सॉरी, हाँ। तो पुडुचेरी वो उसने टारगेट अचीव कर लिया है हर घर जल वाला। इसमें क्या है कि 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन आएंगे रूरल एरियाज में
अंडर जल जीवन मिशन। तो याद रखो। फिर क्या है कि विद दिस यूटी बिकेम फोर्थ स्टेट और यूटी आफ्टर गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार। तो गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार के बाद जो पुडुचेरी है वो फोर्थ स्टेट या यूटी बन गया जिसने ये टारगेट अचीव किया है, टू एवरी रूरल होम। तो सारे गांव वाले जो एरियाज हैं रूरल एरियाज में। फिर जल जीवन मिशन क्या है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फाइनेंशियल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। तो ये चीज याद रखना इसमें बस। तो इसमें के 2-3 चीज और देख लेते हैं कि हाँ तो ये क्या होता है, ये क्या पढ़ा था हमने, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। तो इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि वो पानी आ सके। और इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शन टू स्कूल्स, आंगनवाड़ी और ये सब। तो फंड शेयरिंग देख लो क्या है, एक तो 90-10 तो हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और 50-50 फॉर अदर स्टेट्स, और 100% फॉर यूटी। तो ये चीज याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर एक स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना किस चीज से रिलेटेड है ये। तो इट इज रिलेटेड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो फुल फॉर्म क्या है, सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर इंडियन नॉलेज बेस। तो इसमें एक डिफरेंस है कि इसके अंदर हम ये नेचुरल चीजें यूज करेंगे वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो ये यूज करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करेंगे, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ नेचुरल ऑयल्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। क्योंकि जो कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है ना उसमें क्लोरीन वगैरह यूज करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसरस प्रोड्यूसिंग होता है। फिर एक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और स्ट्रेटजी है फॉर हाइड्रोलॉजी एंड एक्शन प्लान। तो क्या है ये कि इट आइडेंटिफाइज टारगेट आउटकम्स टू WMO's 8 लॉन्ग टर्म एम्बिशंस इंक्लूडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लड risk, flood forecasting, warming, warning, reducing adverse effect of droughts। तो बस एक ये बस इतना ही चीज याद है, कब करेंगे फ्लड फ्री है, अभी लॉन्च हुआ है। तो दिस प्रोग्राम इज अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, सेंट्रल स्कीम और सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हमने किया है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम वाटर प्रोफेशनल्स विद नेसेसरी स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर नेटवर्क को तैयार करें टू कंट्रीब्यूट इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। बस इतना याद रखना है इसमें। फिर है रीसर्कुलेटरी, हाँ रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वेयर वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। तो हम रीयूज करेंगे वाटर को। और हाई डेंसिटी कल्चर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश यूटिलाइजिंग मिनिमम लैंड एरिया एंड वाटर। तो ये सब है एडवांटेजेस क्या क्या हाँ एक ये कि instead of traditional method of growing fish outdoors in open ponds and raceways, in this system fish are typically reared indoor and outdoor tanks। तो टैंक्स के अंदर हम फिश को ग्रो करेंगे इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और ये वो हो गया एक्वापोनिक्स की तरह। हाँ उसमें भी फिश का वेस्ट यूज करते हैं, फिर रीट्रीट होता है वाटर, फिर दोबारा यूज होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट कम कुछ कम हो जाए तो बस। फिर एक सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने इनॉग्रेट किया था। तो सरयू क्या है, ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, तो उससे रिलेटेड। तो इसमें ये इट इज अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो वो है बस।
और 5 रिवर्स का इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व है इसमें, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारी रिवर्स का नाम याद रखना, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, और इनकी मतलब देख लेना ये किस किस की ट्रिब्यूटरीज है, कौन से स्टेट्स में है। तो यहीं पे ओवर करते हैं ना, ये काफी लंबा है। तो बाकी का कल करते हैं, अभी यहीं पे ओवर करते हैं। Thank you guys for joining the session.